किसी वक्त भी ये मुझे किसी चीज पे भी जेल में डाल देंगे, तो मैं चाहता हूँ कि जेल में जाने से पहले जिन चीजों पे ये मुझे जेल में डालने की कोशिश कर रहे हैं वो मैं आपके सामने पहले ही ले आऊं, क्योंकि मैं अगर जेल में चला गया तो इन्होंने मीडिया तो पूरा कंट्रोल कर लिया। जो बड़े बड़े लोग थे जो मीडिया की आजादी के जिहादी बने हुए थे वो आज चुप करके बैठे हुए हैं और आराम से एक सरकारी मीडिया बन चुके हैं सारी प्राइवेट चैनल्स। तो मुझे किसी ने सुना नहीं है। एक दफा मैं अंदर चला गया जेल में, तो लिहाजा जरूरी ये है कि मैं आपके सामने पहले ही चीजें रख दूं जो ये कोशिशें हो रही हैं और बड़ी तेजी से कोशिशें हो रही हैं कि ये जेल में चला जाए केयरटेकर गवर्नमेंट के आने से पहले। असल में इनको ये समझ नहीं आई कि जितनी साइफर के ऊपर बात होगी, ये जितने भी पावर में बैठी हुई है पीडीएम के लीडर्स और जो पुराने आर्मी के चीफ जनरल बाजवा, ये जितनी भी साइफर के ऊपर तहकीकात होंगी इनके ऊपर उंगलियां आएंगी। मजलूम तो मैं था, मेरी गवर्नमेंट थी। साइफर किसके लिए पैगाम था? वो पैगाम उसी के पास था ना जिसके पास पावर थी, जिसके पास एजेंसीज थी, जो इन सबको भेड़ बकरियों की तरह उधर ले जा सकता था दूसरी तरफ और गवर्नमेंट करा सकता था। वो जनरल बाजवा था। तो मैंने बड़ी कोशिश की तब भी कि इसके ऊपर तहकीकात हो। मैंने पहले एक कमेटी भी बनाई जिसपे जनरल तारिक को हमने उसका हेड बनाया, लेकिन यहाँ इतनी ताकत है एक आदमी के पास कि वो जनरल तारिक जैसे आदमी ने भी कहा कि नहीं जी मैं ये इस कमेटी का हेड नहीं बन सकता। पूरी कोशिश की गई सुपर किंग ने कि किसी ना किसी तरह दब जाए बस साइफर की, इसके ऊपर बात ही ना हो। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये बार बार साइफर को लेके आते हैं तो वो उंगलियां तो उधर ही जानी है सुपर किंग की तरफ। जब कासिम सूरी ने अडजर्न की असेंबली और ये कहा कि साइफर में वाज़ेह है कि मुदाखलत हुई है पाकिस्तान के अंदर, और मैं इसलिए अडजर्न कर रहा हूँ कि पहले इसके ऊपर तहकीकात हो, इंक्वायरी हो कि क्या ये साइफर इसके पीछे क्या था। इंक्वायरी में तो पता चलना था कि साजिश हुई है या नहीं हुई। तो उसने जब वो लहराया और उसने एडजर्न की तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में चला गया केस। तो सुप्रीम कोर्ट में जो हमारा वकील था अटॉर्नी जनरल, हम हैरान हो गए, उन्होंने साइफर पे बात ही नहीं की। असल इशू तो साइफर था, बाकी सारी बातें कर दी, साइफर पे बात नहीं हुई। अब समझ जाएं कि प्रेशर किधर से था। प्रेशर तो सुपर किंग के पास इतने ज्यादा हथियार है प्रेशर डालने के लिए। तो वो जो केस हमारा था वो केस ही नहीं लड़ा गया। इंक्वायरी का मुझे भी नहीं पता, अभी तो हमें 164 का बयान भी हमारे सामने नहीं आया। अभी तो न्यूज आइटम्स आ रही है ना कि जी आजम खान ने ये कह दिया। हमारे सामने तो अभी कुछ नहीं आया, क्योंकि मैंने अपने वकीलों से पूछा तो किसी की वकील को भी पता नहीं कि वो कौन सा बयान है आजम खान का जो 164 पे आता है। ये तो न्यूज आइटम्स आ रही है। तो अभी से ही वो कहना शुरू हो गया है कि जी इसने जेल में जाना है जो एफआईए का हेड है। तो एफआईए की क्या हैसियत रह गई? अल कादर यूनिवर्सिटी क्या है? चैरिटी की यूनिवर्सिटी। चैरिटी का मतलब ये कि सीरत नबी के ऊपर जो हमारा जो आइडिया है कि लोग लीडर्स निकले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के ऊपर चल के, जो दुनिया के सबसे बड़े लीडर थे, उसके ऊपर एक बेस किया। सारे आज अल कादर में मुफ्त पढ़ रहे हैं, सारे गरीब घरानों के, और वो यूनिवर्सिटी चल रही है और वो पैसा जो है वो वहां लगा हुआ है। इसमें इमरान खान का क्या जाती फायदा है? इसमें मुझे ये समझा दें कि मुझे किधर से फाइनेंशियल बेनिफिट हुआ है। यानी अगर पूछना है फाइनेंशियल बेनिफिट तो देखें कि मलिक रियाज ने बिलावल हाउस बनाया यहाँ लाहौर के अंदर, जरा देखें कितने अरबों रुपए का बना है। वो देख लें कि जो लंदन के अंदर जो मलिक रियाज का 190 मिलियन पाउंड आया जो आज सुप्रीम कोर्ट में पड़ा हुआ है, तो उसमें से 50 मिलियन पाउंड उन्होंने घर खरीदा है लंदन में हसन शरीफ से, नवाज शरीफ के बेटे से। ये पूछें कि 18 अरब रुपया, कम से कम 17-18 अरब रुपया है। 18 अरब रुपए का नवाज शरीफ के बेटे के पास पैसा किधर से आया? पैसा भी यहाँ पड़ा है। अगर वो कहते हैं गलत मत में आ गया वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में, भाई आप पैसा पड़ा हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, आप उन्हें कहें कि वहां उधर ट्रांसफर कर दें, लेकिन साबित करना पड़ेगा कि क्या ये पैसा मनी लॉन्ड्रिंग का था या नहीं। इमरान खान के ऊपर क्या इल्जाम है? मैं जब तहकीकात में कि जी वो जो उन्होंने असेस किया था, वो जो आपने जो उसकी कीमत थी गिफ्ट की, वो उन्होंने कम दिखाई है। अगर उन्होंने कम दिखाई है, वो लोग अभी भी बैठे हुए हैं, उनसे पूछें क्यों कम दिखाई है। मैं तो उनमें से किसी को नहीं जानता। मुझे तो जो मिलिट्री सेक्रेटरी आके बताता है कि जी ये कीमत है, ये आपने दी, मैं उसी के मुताबिक चला। जो भी है मेरा सारा कुछ डिक्लेयर्ड है, सारा कुछ एफबीआर के पास रिकॉर्ड है, सारों के ऊपर जो भी मैंने अगर किसी को बेचा उसके ऊपर टैक्स दिया हुआ है वो रिकॉर्ड है, सब कुछ उनके पास पड़ा है। केस है क्या? वो केस ट्रायल पे चल रहा है,
जज साहब बड़ी तेजी से ट्रायल चला रहे हैं, सब जुडिस है, मैं उसके ऊपर बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं ये जरूर चाहूंगा कि फ्री एक फेयर ट्रायल मिले, मौका मिले मौकफ रखने का, और मैं ये साबित करूंगा कि इसमें कोई चीज भी मैंने गैर कानूनी नहीं की। नायब चेयरमैन को भी मैं जरा सोच रहा हूं कि उनका ज़मीर शायद जाग जाए इस चीज में। नवाज शरीफ मर्सिडीज सबसे महंगी गाड़ी होती है, BMW और मर्सिडीज महंगी तरीन गाड़ी है, वो गाड़ी खरीदता है जो कि उसको इजाजत ही नहीं होती। 6,36,000 रुपए में सबसे महंगी गाड़ी मर्सिडीज 6,36,000 पे लेता है। पहले तो क्या इसकी कीमत देखी, कोई मर्सिडीज इतनी सस्ती आती है, यानी उसकी कीमत देखा 42 लाख, कोई मर्सिडीज पाकिस्तान में 42 लाख की आती है, तो उसने सिर्फ 6,36,000 दिया उसका। तो पहले तो चोरी थी, क्योंकि आप गाड़ी नहीं निकाल सकते। फिर जरा कीमत देख लें। मैं और भी वैसे यहाँ कीमतें मैं देख रहा हूँ कि मेरे से नैब वाले पूछ रहे थे कि जी आपने ये बड़ी आपने सस्ती चीजें ली हैं, मुझे तो पता ही नहीं था, लेकिन जरा यह मैं ऐसी मेरी नजर पड़ रही थी, एक पर्ल्स का नेकलेस, वो सोचे सिर्फ 27,000 दे के लिया नवाज शरीफ ने। फिर मैं देख रोलेक्स गोल्ड ब्रेसलेट और रोलेक्स 1,10,000 रुपए पे लेके लिया। वन रिस्ट वॉच, कार्टियर की रिस्ट वॉच, छोटी भी नहीं, और विथ डायमंड्स, हीरे लगे हुए उसके ऊपर, वो जी बड़ी महंगी उन्होंने खरीदी 40,000 रुपए में। तो क्या नैब को ये नहीं नजर आया कि नवाज शरीफ ने चोरी भी की, एक गाड़ी भी, और कीमतें उन्होंने नहीं देखी। जरदारी साहब देख रहे, 3 गाड़ियां निकाली उन्होंने तोशाखाना से, 2 BMWs, सबसे जो उस वक्त की महंगी तरीन BMW की भी किस्में होती है 760U, और बुलेट प्रूफ, यानी बुलेट प्रूफ की कीमत आप सोच लें कि इसकी कीमत कितनी थी, 10 करोड़ रुपए की। तो वो उन्होंने एक BMW वो निकाली, फिर एक दूसरा मॉडल, वो भी सिक्योरिटी वाली, 2 BMWs, और फिर एक टोयोटा लेक्सस, ये भी बुलेट प्रूफ। शहबाज शरीफ और उसके बेटों की आपने इंक्वायरी बंद कर दी, 7 अरब रुपए की इंक्वायरी आपने बंद कर दी। 7 अरब रुपए की इंक्वायरी बंद क्या की, जिसके अंदर ये बच ही नहीं सकते थे। यहां से बाहर पैसा चोरी करके भिजवाया, वहां से जिस पैसे की जरूरत थी वो इन्होंने रेमिटेंस के नाम पे ले लिया, और कोई सवाल नहीं पूछता। तो ये जो शहबाज शरीफ का सारा पैसा ये जो आया, इसका ज्यादातर पैसा जो इसकी दौलत में इजाफा हुआ है, इन्होंने पूछा ना नैब ने कि इजाफा किधर से हुआ, जी रेमिटेंसेज आई हैं। 90% इन्होंने दिखाया ये, जिस तरह कि जी वो फलाने ने पैसा भेजा। जब उन्होंने चेक किया वो कौन था, एक कोई पापड़ वाला था जो पापड़ बेचता था, उसने कोई करोड़ों रुपया भेज दिया इनके अकाउंट्स में। फिर दूसरा एक और कोई चीनी वाला, इस तरह के लोग थे जो कभी पाकिस्तान से भी बाहर गए, उनके पासपोर्ट पकड़े, उनके नाम पे पैसे दे। ये ओपन एंड शट केस था। मरियम नवाज, इन्होंने BMW ली, कोई मिडल ईस्ट से किसी इनको तोहफा मिला, तोशाखाना मैं नहीं बताया कि वो आया बाहर से तोहफा। जो भी आपको बाहर से तोहफा मिलता है आपको डिक्लेयर करना पड़ता है, और वो जाता है तोशाखाना में। उन्होंने तोशाखाना में नहीं दिया, और उसी को गाड़ी को फिर इस्तेमाल करके आगे बेच दिया, और बड़े नफे के ऊपर। मरियम और इसके भाई हुसैन के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन दिखाते हैं कि जी ट्रांसफर हुआ है फ्लैट 2006 में, वो जिसमें वो साइन किया, जो फॉन्ट थी जिसमें वो टाइप आउट हुआ, वो अभी आई नहीं थी फॉन्ट वो अगले साल आई। सीधा अदालत में झूठ बोला गया, फ्रॉडुलेंट कॉन्ट्रैक्ट दिखाया गया। अभी तक वो ये नहीं बता सके कि ये 4 महंगे तरीन लंदन में महलात जिनके, उनका पैसा आया किधर से, अभी तक कुछ नहीं। लेकिन जज साहब ने पूछा नैब से कि जी बताएं, वो तो कहते हैं हमारे फ्लैट से, आप साबित कर सकते हैं? नैब ने कहा नहीं जी हम नहीं साबित कर सकते हैं, चलो जी केस खत्म। जरदारी साहब तो पहले मुशर्रफ ने जब इनको माफ किया इनकी करप्शन, तो उसके अंदर सबसे पहले था जो सरे महल, जिसका बड़ा शोर मचा। सरे महल के अंदर आप सब जानते हैं कि इन्होंने एक बहुत बड़ा एक रियल एस्टेट ले ली, कितनी एकर्स की, इंग्लैंड के अंदर सरे में। वो एंड में जाके पाकिस्तान ने वहां केस किया, केस में साबित हो गया कि ये दिखाई नहीं सकते थे इनके पास पैसा है। तो जब वो साबित हो गया कि इनके पास था नहीं, वो बिक गई, और वो पैसा पाकिस्तान आना था, तब तक NRO मिल गया।